दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में एक पुलिस वाले के घर से एक औरत की लाश मिलती है और इस खून के इल्जाम में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, पर उसका कहना ये था कि ये खून उसने नहीं किया है, तो वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। इस मूवी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत पसंद आएगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रिटायर्ड डीवाईएसपी उदय भानु को देखते हैं। वो एक क्राइम शो को होस्ट कर रहे होते हैं। वो इस शो में उनके सर्विस के दौरान घटित हुई सच्ची क्राइम स्टोरी को बताते हैं और वो सब एपिसोड वाइज टीवी पे टेलीकास्ट होता है। तो आज वो फिर से एक सच्ची क्राइम स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं और हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम देखते हैं कार्तिक नाम का एक सब इंस्पेक्टर चेपानमथट्टा पुलिस स्टेशन में न्यू ज्वाइन करता है। दरअसल कार्तिक एक ईमानदार पुलिस वाला होता है और इसी के वजह से पिछले 1.5 साल की सर्विस में वो 5 बार ट्रांसफर हो चुका है। फिर हम देखते हैं कार्तिक सीआई जयशंकर को रिपोर्टिंग करता है। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले 2 साल पहले घटी हुई 2 घटना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलो हम एक और फ्लैशबैक में चलते हैं। तो हम कांस्टेबल रघु को देखते हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, जबकि वो प्रोस्टिट्यूट रघु से मिलना नहीं चाहती है। फिर भी ये बार बार उसके पास जाता रहता है और ऐसे ही वो आज भी उसके पास गया है। पर जैसे ही वो घर के अंदर जाता है वो देखता है सीआई सर अपनी टीम के साथ पहले से ही वहाँ पे होते हैं। सीआई सर रघु को सबके सामने बहुत डांटते हैं और कहते हैं तुम्हारे जैसे कुछ पुलिस वालों के वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। रघु सीआई सर से माफी मांगता है और कहता है सर अब प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। पर सीआई सर उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। फिर देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और सस्पेंड के बाद रघु फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद हम सीआई जयशंकर सर को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी को पोस्ट ऑफिस छोड़ने जाते हैं। दरअसल सीआई सर की पत्नी पोस्ट ऑफिस में जॉब करती हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद बाइक पे एक बंदा आता है और सीआई सर की पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला करके यहाँ से भाग जाता है। फिर तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और वो बच जाती हैं। फिर पुलिस वाले उस हमलावर को पकड़ लेते हैं जिसका नाम जोशी है और वो एक गुंडा है। फिर उससे जब पूछताछ होता है तो वो बताता है वो किसी और को मारने के लिए सुपारी लिया था पर गलती से सीआई सर की पत्नी के ऊपर हमला कर दिया। पर जोशी पुलिस को ये नहीं बताता है कि उसे सुपारी किसने दिया था और असली टारगेट कौन था। तो चलो यार फिर से हम मेन कहानी पे आ जाते हैं। कार्तिक सर को चेपानमथट्टा पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करके 1 महीना हो जाता है। फिर एक दिन जब वो पुलिस स्टेशन आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी एक स्कूल फ्रेंड जिसका नाम मनु दास है पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। फिर कार्तिक सर मनु के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो मनु बताता है पिछले 10 साल से वो केबल ऑपरेटर का काम कर रहा है। अभी कुछ महीने पहले विनायक नाम का एक बंदा उसके एरिया में आता है। उसके बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान है और वो भी केबल बिजनेस स्टार्ट कर देता है, पर उसका ये बिजनेस चल नहीं पाता है क्योंकि गांव के लोग उससे केबल कनेक्शन नहीं लेते हैं। फिर वो और उसके लोग गुस्से से मेरे केबल को जानबूझ के काट देते हैं, पर मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहा और कटे हुए केबल को फिर से जोड़ दिया। पर वो इतने में नहीं रुकते हैं, वो बार बार मेरे केबल को काट देते हैं। फिर जब मैं इसके बारे में बात करने के लिए उसके घर गया तो वो मुझे मारने लगा और मैं भी सेल्फ डिफेंस में उसे मारा। पर बाद में उसने पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन कर दिया कि मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। अगले कुछ दिनों में मेरा शादी होने वाला है और वो भी लव मैरिज। अगर मैं इस केस में फंस के रह जाऊंगा तो ये शादी टूट जाएगी। प्लीज यार मुझे जाने दे, अगर मैं बेगुनाह साबित नहीं हो पाया तो मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कार्तिक सर मनु की बात पे भरोसा करके उसे छोड़ देते हैं। पर जब सीआई जयशंकर सर पुलिस स्टेशन में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कार्तिक सर ने मनु को छोड़ दिया है और वो भी सीआई सर से बिना पूछे। तो वो कार्तिक सर के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो सबके सामने उन्हें बहुत डांटते हैं। और फिर सीआई सर खुद मनु के घर जाते हैं और उसे अरेस्ट करके वापस पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और बाद में मनु को सजा हो जाता है और उसकी शादी टूट जाती है। फिर एक दिन हम राम्या नाम की एक महिला को देखते हैं जो कि सीआई जयशंकर सर से मिलने आती है। दोस्तों ये राम्या कोई और नहीं
जोशी की पत्नी है। दरअसल वो सीआई सर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं अकेले घर नहीं चला पा रही हूँ, मेरी एक छोटी बच्ची भी है, प्लीज हम पे दया कीजिए और अगर आपको पैसे चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए, मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको उतना दे दूंगी। पैसों की बात सुनने के बाद सीआई सर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं जोशी ने मेरी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किया था, वो मर भी सकती थी और तुम कह रही हो कि मैं उसे माफ कर दूं, तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना। फिर राम्या निराश होकर यहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं मनु जेल से छूट जाता है और हम देखते हैं गांव में एक फेस्टिवल चल रहा होता है और आज उसका आखिरी दिन है। गांव के सभी लोग उसमें बिजी होते हैं और कार्तिक सर फेस्टिवल में ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें डीवाईएसपी सर का कॉल आता है और वो कार्तिक को सीआई सर के घर पे बुलाते हैं। फिर कार्तिक सर जब सीआई सर के घर जाते हैं तो वो देखते हैं डीवाईएसपी और सीआई सर एक साथ बैठ के ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। फिर डीवाईएसपी सर कार्तिक को भी ड्रिंक्स करने के लिए कहते हैं, पर कार्तिक सर ये कह के मना कर देते हैं कि वो अभी ड्यूटी पे हैं और वापस ड्यूटी पे चले जाते हैं। फिर अगले दिन सजीवन नाम का एक बंदा अपने साथ एक प्लम्बर को लेके आता है। दरअसल सीआई सर के किचन में कुछ काम चल रहा होता है और प्लम्बर जैसे ही घर के अंदर जाता है उसे ऊपर छत से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो उसे देखने के लिए ऊपर जाता है और वो देखता है छत में एक बोरी के अंदर एक औरत की लाश पड़ी हुई है और सीआई जयशंकर सर उस लाश के सामने खड़े हुए होते हैं। दोस्तों ये लाश किसी और की नहीं जोशी की पत्नी राम्या की है। तो ये लाश को देख के प्लम्बर डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बता देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे डीवाईएसपी और एसपी सर भी आते हैं। डीवाईएसपी सर कार्तिक को साइड में बुला के कहते हैं एसपी सर को ये मत बताना कि कल रात में यहाँ पे था, वरना मुझे इस केस से हटा दिया जाएगा और मैं सीआई को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा। फिर एसपी सर सीआई सर से पूछते हैं क्या तुम इस औरत को जानते हो? तो सीआई सर कहते हैं हाँ सर, ये जोशी की पत्नी है। जोशी की केस को लेके ये कई बार मुझसे मिलने आती थी। फिर एसपी सर कहते हैं आखिरी बार तुम इसे कब मिले थे? तो सीआई सर कहते हैं कल मिला था सर, कल जब मेरी पत्नी अपनी भाई के यहाँ जा रही थी तब राम्या मुझसे मिलने यहाँ पे आई थी। वो फिर से अपनी पति को जेल से बाहर निकालने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी और पैसों की लालच भी दे रही थी, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर एसपी सर सीआई सर की पड़ोसी से पूछते हैं कि क्या कल आप इस औरत को यहाँ पे आते हुए देखे थे? तो पड़ोसी कहता है जी सर, कल लगभग शाम के 6 या 6:30 बजे मैं किसी काम से बाहर जा रहा था, तब मैंने इस औरत को सीआई सर के घर के सामने देखा था। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी और वो एक ऑटो से यहाँ पे आई थी। फिर मैं यहाँ से चला गया और आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो पड़ोसी से ये सुनने के बाद सीआई सर कहते हैं जिस टाइम की बात ये कर रहे हैं उस टाइम मैं घर पे नहीं था, मैं मेरे एक दोस्त से मिलने गया था। और हाँ, जब राम्या मुझसे मिलने आई थी तब वो बिल्कुल अकेली आई थी, उसके साथ कोई भी छोटी बच्ची नहीं थी। फिर सीआई सर को अरेस्ट कर लिया जाता है और जब राम्या की बेटी के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि वो मिसिंग है। फिर हम देखते हैं एक मिनिस्टर कार्तिक सर का कोई रिलेटिव होते हैं। वो एक दिन कार्तिक सर को बुलाते हैं और सीआई जयशंकर सर की केस को उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। तो कार्तिक सर कहते हैं पर सर वो केस तो डीवाईएसपी सर देख रहे हैं ना, मैं उस केस को कैसे ले सकता हूँ? तो वो मिनिस्टर कहते हैं देखो हमें पता चला है कि डीवाईएसपी और सीआई की अच्छी दोस्ती है, तो ऐसे में वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए ऑन पेपर अभी भी ये केस डीवाईएसपी के नाम पे ही रहेगा, पर इसे इन्वेस्टिगेट तुम करोगे। तो कार्तिक सर अपना काम शुरू कर देते हैं और आज तक डीवाईएसपी सर ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन किया था वो उनसे वो रिपोर्ट ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीआई सर जिस जेल में हैं वहाँ पे जो कैदी हैं उनमें से ज्यादातर को तो सीआई सर ने खुद पकड़ा था। इस बात को लेके वो लोग सीआई सर के ऊपर गुस्सा होते हैं और आज जब सीआई सर जेल में होते हैं तो वो लोग उनका गुस्सा शांत करने के लिए सीआई सर के ऊपर हमला करते हैं, पर सीआई सर एक एक करके सबको धूल चटा देते हैं। पर तभी पीछे से कोई एक बंदा सीआई सर को चाकू मार देता है और ये बंदा कोई और नहीं राम्या के पति जोशी है। वो सीआई सर से कहता है बता मेरी बेटी के साथ तूने क्या किया है, वो अभी कहाँ पे है? पर सीआई सर उसे भी दबोच लेते हैं और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और माहौल को शांत करते हैं और सीआई सर को अस्पताल लेके जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्तिक सर उस जेल में जाते हैं और जोशी से पूछताछ करते हैं। तो जोशी कहता है सीआई जयशंकर सर ने ही मेरी पत्नी को मारा है और मेरी बेटी को भी उन्हीं ने गायब किया है।
फिर कार्तिक सर कहते हैं, देखो तुम तो जेल में हो, तो तुम्हें कैसे पता कि ये काम सीआई सर ने किया है? ये काम करने वाला कोई और भी तो हो सकता है ना। तो जोशी कहता है, जिस दिन रम्या का मर्डर हुआ था उस दिन मेरी उससे बात हुई थी। उसने मुझे कहा था कि वो कुछ घंटे पहले सीआई सर से मिलने गई थी, पर उसने उसकी एक नहीं सुनी, उसे घर से बाहर निकाल दिया। पर बाद में शायद सीआई सर का मन बदल गया है और वो मुझे लेने के लिए सिंटो नाम की एक बंदे को एक ऑटो के साथ भेजा है और मैं उसी के साथ सीआई सर से मिलने जा रही हूँ। शायद वो तुम्हें जेल से निकालने के लिए राजी हो जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए जोशी को लगता है कि रम्या का खून सीआई सर ने किया है। जोशी से सिंटो के बारे में सुनने के बाद कार्तिक सर कहते हैं, पर डीओएसपी सर ने अपनी रिपोर्ट में सिंटो के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा है। वो तो बस ये लिखा है कि रम्या घर से किसी ऑटो से आई थी। तो जोशी कहता है, पर मैंने तो उन्हें सिंटो के बारे में बताया था। तो कार्तिक सर को ये थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सीआई जयशंकर सर को देखते हैं, जो अभी खतरे से बाहर होते हैं। क्योंकि उनकी हालत अभी थोड़ा खराब है, इसलिए वो बेल अप्लाई करते हैं और उन्हें 28 दिन का बेल मिल जाता है और 28 दिन के बाद उन्हें वापस जेल में जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं बेल मिलने के बाद सीआई सर जब अपने घर पे होते हैं, तभी एक बंदा दीवार को कूद के अंदर जाता है। तभी गांव के कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वो पकड़ा जाता है। फिर सब लोग उसे बहुत मारते हैं और बाद में उसे पुलिस में दे देते हैं। फिर कार्तिक सर जब उसे पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्या करने गए थे, तो वो कहता है, सर मैं एक नॉवेल राइटर हूँ, मैं तो बस क्राइम सीन को देखने गया था ताकि एक अच्छा सा क्राइम नॉवेल लिख सकूं। फिर वो राइटर कहता है, सर मुझे लगता है रम्या का खून सीआई सर की पत्नी ने की है। शायद उसे अपने पति के ऊपर पहले से ही शक था और जब वो उस दिन रम्या को अपने घर में देखती है तो वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और रम्या की खून कर देती है और उसे बोरी में भर के छत में ले जाती है, ये सोच के कि बाद में किसी तरीके से लाश को ठिकाने लगा देगी। पर इससे पहले सीआई सर की नजर रम्या की लाश के ऊपर पड़ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी पत्नी ने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। इसीलिए वो अपनी पत्नी को उसके भाई के यहाँ भेज देते हैं। वरना आप ही सोचिए, गाँव में फेस्टिवल चल रहा है और ऐसे में कोई अपने भाई के यहाँ क्यों जाएगा। कार्तिक सर उस राइटर की बात को सुनते तो हैं पर उसे ध्यान नहीं देते हैं और फिर उस राइटर को छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं रात को कोई एक बंदा सीआई सर के घर के सामने खड़ी हुई उनकी बाइक पे आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर कार्तिक सर को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है वो तुरंत सीआई सर के घर पहुँच जाते हैं। तभी वो देखते हैं जिसने भी उस बाइक पे आग लगाया है वो एक इन्विटेशन कार्ड छोड़ के गया है और ये इन्विटेशन कार्ड किसी और की नहीं, मनु दास की है। दोस्तों, आपको याद होगा उसकी शादी होने वाली थी पर सीआई सर की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था, जिसके वजह से उसकी शादी टूट गई थी। फिर अगले दिन कार्तिक सर जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो वो देखते हैं एक कांस्टेबल मनु दास को पुलिस स्टेशन बुला के उसे बहुत मार रहा होता है क्योंकि उसकी मैरिज इन्विटेशन कार्ड सीआई सर के घर पे मिला था। कार्तिक सर उसे रोकते हैं और कहते हैं, अरे कभी तो अपना दिमाग लगाया करो, अगर मनु ने उस बाइक को जलाया होता तो वो अपनी मैरिज इन्विटेशन कार्ड को वहाँ पे क्यों छोड़ता, ये जरूर किसी की चाल है और तुम उसमें फंस रहे हो। फिर कार्तिक सर मनु से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये काम किसका हो सकता है, आखिर वो कौन है जो तुम्हें फंसाना चाहता है? तो मनु फिर से विनायक का नाम लेता है। दोस्तों, आपको याद होगा इसी विनायक के ऊपर हमला करने के लिए मनु को जेल हुआ था। फिर कार्तिक सर मनु को छोड़ देते हैं और उस विनायक से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है विनायक जहाँ पे रहा करता था वो वहाँ पे नहीं है। फिर घर के मालिक से ये पता चलता है विनायक का गाँव का नाम पट्टाडी है। तभी एक कांस्टेबल कहता है उसका दोस्त बेनी अभी पट्टाडी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है, मैं उसे विनायक के बारे में पता करने के लिए कहता हूँ, वो उसे ढूंढ लेगा। फिर रात को कार्तिक सर को बेनी का कॉल आता है और वो बताता है विनायक अभी पट्टाडी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कार्तिक सर बेनी को रात भर विनायक के ऊपर नजर रखने के लिए कहते हैं। तो बेनी कहता है, सॉरी सर, मैं अभी किसी और केस में हूँ, पर मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी और कांस्टेबल को वहाँ पे भेज देता हूँ। फिर अगले दिन कार्तिक सर विनायक से मिलने अस्पताल पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि मनु ने उन्हें झूठ कहा था। विनायक ने मनु के ऊपर नहीं बल्कि मनु ने विनायक के ऊपर हमला किया था और विनायक जो इस हालत में आज अस्पताल में पड़ा हुआ है ये भी मनु ने किया है। दरअसल विनायक का केबल बिजनेस मनु से अच्छा चलने लगा था, इसीलिए मनु विनायक के ऊपर गुस्सा था। तो ये सुनने के बाद कार्तिक सर जब मनु को कॉल करते हैं तो उसका फोन उसकी माँ उठाती है और कार्तिक सर को ये पता चल जाता है मनु मोबाइल को घर पे छोड़ के कहीं पे चला गया है। क्योंकि विनायक निर्दोष था, कार्तिक सर उसे छोड़ के यहाँ से जाने लगते
हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बुजुर्ग कांस्टेबल होता है जो कि रात भर विनय के ऊपर नजर रखा हुआ था। वो कार्तिक सर से कहता है, सर आप सीआई जयशंकर सर की केस देख रहे हो ना? सीआई सर यहाँ पट्टाडी पुलिस स्टेशन में भी काम कर चुके हैं। एक बार एक बंदे ने सीआई सर के ऊपर एक धारदार हथियार से हमला किया था। क्या आपको इस केस के बारे में पता है? तो कार्तिक सर कहते हैं जी नहीं। तो वो कांस्टेबल कहता है जिसने सीआई सर के ऊपर हमला किया था उसका नाम सिंटो था। ये सिंटो नाम सुन के कार्तिक सर चौंक जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा उस दिन जोशी ने बताया था राम्या जिस ऑटो में आ रही थी उसका ड्राइवर का नाम भी सिंटो था। फिर कांस्टेबल कहता है आप पट्टाडी पुलिस स्टेशन चलिए, आपको इस केस के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कार्तिक सर पट्टाडी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पता चलता है उस दिन सिंटो और उसके कुछ दोस्तों को अरेस्ट किया गया था। और हाँ, इस केस में एक लड़का और एक लड़की भी थे, पर उनके ऊपर केस नहीं किया गया था क्योंकि जो लड़का था उसके पिता उस टाइम इस थाने में एएसआई थे और उनका नाम शिवदासन है। तो सीआई सर इस केस के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए शिवदासन के घर जाते हैं और उन्हें सिंटो का फोटो दिखाते हैं। सिंटो की फोटो को देखने के बाद शिवदासन कहते हैं ये एक नंबर का गुंडा है, इसके वजह से मेरे बेटे को गाँव छोड़ के जाना पड़ा। तो कार्तिक सर कहते हैं आपके बेटे का नाम क्या है और वो अभी कहाँ पे है? तो शिवदासन कहते हैं जी मेरे बेटे का नाम अरुण है और वो भी नेदरलैंड में जॉब कर रहा है। फिर शिवदासन असली कहानी बताता है कि असल में उस दिन क्या हुआ था। दरअसल उस दिन अरुण अपने एक महिला मित्र और सिंटो के साथ एक वाटरफॉल घूमने गया था। वो वाटरफॉल यहीं पास ही में है। बारिश के मौसम में वहाँ पे आना जाना मना होता है, इसीलिए दो पुलिस वाले वहाँ पे ड्यूटी कर रहे होते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला इनके साथ एक लड़की को देख के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, जिसे सुनने के बाद सिंटो को गुस्सा आ जाता है और वो उस पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी सीआई जयशंकर सर वहाँ से गुजर रहे थे। वो देखते हैं एक पुलिस वाई रोड के साइड पे खड़ी थी पर उसके आसपास कोई नहीं था। तो वो गाड़ी को रोक के नदी की तरफ जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि सिंटो पुलिस वालों को मार रहा होता है। फिर सीआई सर सिंटो को बहुत मारते हैं और सिंटो भी एक धारदार हथियार से सीआई सर के ऊपर हमला करता है, पर सीआई सर उससे खुद को बचा लेते हैं और सिंटो को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर मैं जब पुलिस स्टेशन गया तो देखा कि सीआई सर मेरे बेटे को मार रहे होते हैं क्योंकि वो उस गुंडे सिंटो के साथ था। फिर मैंने सीआई सर को रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस बार इसे छोड़ दीजिए, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर मैंने मेरे बेटे को सिंटो की संगत से बचाने के लिए उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसे बेंगलोर भेज दिया। फिर कार्तिक सर कहते हैं क्या आप बता सकते हो कि सिंटो अभी कहाँ मिलेगा? तो शिवदासन कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ पे है, उससे आखिरी बार शायद 2 साल पहले मिला था। फिर दूसरी तरफ हम सीआई जयशंकर सर को देखते हैं। आपको याद होगा उन्हें 28 दिन का बेल मिला है। तो सीआई सर डिसाइड करते हैं वो इन्हीं 28 दिन के अंदर अंदर असली खूनी को पकड़ लेंगे। तभी कार्तिक सर को कंट्रोल रूम से कॉल आता है कि उन्हें पता चल गया है कि उस दिन राम्या और उसकी बेटी किस ऑटो से गए थे। दरअसल उस रास्ते में कोई भी सीसीटीवी नहीं था, पर एक घर था जिसमें सीसीटीवी लगा हुआ था, पर घर के लोग 2 महीने से छुट्टी मनाने गए थे, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज मिलने में देरी हो गई। फिर उस ऑटो के नंबर से उसका एड्रेस निकालते हैं और कार्तिक सर तुरंत उस एड्रेस में पहुंच जाते हैं। तो वो देखते हैं ये घर किसी और की नहीं कांस्टेबल रघु का होता है और एक ऑटो भी उसके घर के बाजू में खड़ा था, पर ऑटो का हालत बहुत बुरा था। देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ऑटो कई सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर कार्तिक सर को उस ऑटो के पास से कुछ सूखे हुए खून भी मिलते हैं। तो रघु कहता है ये मुर्गी का खून है और ये ऑटो सच में कई साल से यहाँ पे बंद पड़ा है, पर कार्तिक सर रघु की एक नहीं सुनते हैं, उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। पर बाद में ये पता चलता है कि रघु सच कह रहा था, वो खून मुर्गी का ही था और वो ऑटो सच में कई सालों से बंद पड़ा है। यानी कि जिस ऑटो से राम्या को लाया गया था जानबूझ के उस ऑटो में फेक नंबर प्लेट लगाया गया था। फिर कार्तिक सर कहते हैं मुझे सिंटो के ऊपर पूरा शक है, वो जेसीबी और क्रेन भी चलाता है। अगर वो इस मर्डर में शामिल है तो वो आराम से राम्या की लाश को क्रेन के जरिए सीआई सर के छत के ऊपर रख सकता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं राम्या की बेटी अचानक से घर वापस आ जाती है। कार्तिक सर उसे मिलने जाते हैं और उसे सिंटो की फोटो दिखा के पूछते हैं क्या तुम अपनी माँ के साथ
इसी आदमी की ऑटो में गई थी। तो राम्या की बेटी हाँ कहती है। वो पुलिस को और कुछ बता नहीं पाती है जिससे कि पुलिस को कुछ हेल्प हो। फिर हम देखते हैं कार्तिक सर को पट्टाडी पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे पता चल गया है कि सिंटो अभी कहाँ पे है। फिर रात को कार्तिक सर वहाँ पे रेड मारते हैं तो पता चलता है कि इनसे पहले सीआई जयशंकर सर वहाँ पे आए थे। मतलब उन्हें भी कहीं से ये पता चल गया था कि इन सब के पीछे सिंटो है। पर इससे पहले कि वो सिंटो को पकड़ पाते, सिंटो किसी चीज को सीआई सर के सर पे मारता है और यहाँ से भाग जाता है। तो कार्तिक सर निराश होकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर उस दिन रात को सीआई सर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉलर बताता है तुम जिस सिंटो को ढूंढ रहे हो वो अभी कार्तिक के घर पे है। और फिर वही अननोन कॉलर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके ये बता देता है कि सिंटो अभी कार्तिक के पास है और कार्तिक सिंटो को जान से मारने वाला है। उधर हम कार्तिक सर को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बिजली चली जाती है और उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है। तो वो फोन कॉल को कट करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आवाज क्या था। तो वो देखते हैं उनके घर के सामने एक ऑटो खड़ी है और दोस्तों ये वही ऑटो है जिसे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। फिर कार्तिक सर देखते हैं ऑटो के पास एक बक्सा पड़ा हुआ है और उस बक्से के अंदर एक लाश है। और दोस्तों ये लाश किसी और की नहीं सिंटो का है। ये देख के कार्तिक सर डर जाते हैं और तभी वहाँ पे सीआई जयशंकर सर आ जाते हैं। कार्तिक सर को लगता है ये काम सीआई सर ने किया है उन्हें एक झूठे केस में फंसाने के लिए। फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई होता है। सीआई सर कार्तिक को ये समझाते हैं ठंडे दिमाग से सोचो, अगर मैंने राम्या का मर्डर किया होता तो उसकी लाश को मेरे छत पे क्यों रखता। जिसने राम्या की मर्डर केस में मुझे फंसाया है वो अभी तुम्हें फंसा रहा है, इसीलिए वो तुम्हारे घर के सामने सिंटो की लाश को रख के चला गया ताकि तुम इसकी मर्डर केस में अरेस्ट हो जाओ। फिर सीआई सर कहते हैं देखो हमें सच की तह तक जाना है, तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो वरना पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी और तुम अपनी बेगुनाही कभी भी साबित नहीं कर पाओगे। फिर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बहुत सारे पुलिस कार्तिक सर के घर पे पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ पे सिंटो की लाश मिल जाती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों पट्टाडी के उस पुलिस कांस्टेबल के घर जाते हैं जो इनकी मदद कर रहा था। तो उन्हें वहाँ पे ये पता चलता है वो कल रात से घर वापस नहीं आया है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपना मोबाइल और सिम कार्ड बदल लेते हैं ताकि पुलिस इनकी लोकेशन ट्रेस न कर सके। फिर इन्हें ये पता चलता है पट्टाडी पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल गायब होने से पहले 8 बंदों का पासपोर्ट डिटेल्स निकाला था। फिर सीआई सर भी उस 8 बंदों का डिटेल्स निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है उनमें से सिर्फ 2 लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है और वो हैं सिंटो और अरुण। फिर कार्तिक सर उस पट्टाडी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल का लास्ट लोकेशन निकालते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं। तो वो देखते हैं ये जहाँ पे जा रहे होते हैं वहाँ तो शिवदासन का घर है और वो देखते हैं गांव के सभी लोग शिवदासन के घर जा रहे होते हैं। फिर ये दोनों पास जाके पता करते हैं तो पता चलता है शिवदासन के बेटे का नेदरलैंड में किसी कारण से डेथ हो गया है और वहीं पे ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। शिवदासन यहाँ पे बस अपने बेटे की मौत की शोक सभा रखा है। फिर सीआई सर और कार्तिक सर यहाँ से चले जाते हैं। अब तक न्यूज में भी इनके बारे में आ चुका है तो सबसे छुपने के लिए एक सस्ता सा होटल में रुकते हैं। तभी कार्तिक सर को एक कांस्टेबल कॉल करके बताता है कि उसने सिंटो और अरुण का ट्रैवल हिस्ट्री चेक किया, इन दोनों में से कोई भी आज तक देश से बाहर नहीं गए हैं। इसका मतलब शिवदासन झूठ बोल रहा है। फिर सीआई और कार्तिक सर वापस शिवदासन के घर जाते हैं और उसे पूछते हैं बता तेरा बेटा कहाँ पे है। तो वो रोते हुए कहता है आप क्या मजाक कर रहे हो, मेरा बेटा मर चुका है, ये तो आपको भी पता है। फिर सीआई सर उसे 2 थप्पड़ लगाते हैं और पूछते हैं बता तेरा बेटा कहाँ पे है। तो शिवदासन बिना कुछ कहे किसी दूसरे कमरे की तरफ जाने लगता है। तो सीआई सर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कार्तिक सर भी उनके पीछे जाने वाले थे पर तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है और वो उस तरफ चले जाते हैं। इधर सीआई सर देखते हैं शिवदासन अपने घर के अंदर एक कमरे में जाता है जहाँ पे अपने बेटे के फोटो पे माला चढ़ा हुआ होता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल उस दिन शिवदासन के बेटे ने भी पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया था। फिर उस दिन सीआई सर अरुण को अरेस्ट करने के बाद उसे थाने ले गए और उसे बहुत मारते हैं। तभी शिवदासन वहाँ पे पहुँच जाता है और सीआई सर को रिक्वेस्ट करता है
कि सर प्लीज आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसे मत मारिए। तो सीआई सर कहते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, तुम ये डंडा लो और अपने बेटे को मारो, वरना मैं इसके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा और इसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो शिवदासन को मजबूरन सबके सामने अपने बेटे को मारना पड़ता है। फिर सीआई सर अरुण को छोड़ देते हैं और हम देखते हैं अरुण अपने पिता के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उनके सामने उसे मारा गया और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर अगले दिन जब शिव कुमार ड्यूटी से घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं उनका बेटा अरुण सुसाइड कर लिया होता है। वो ये देख के अंदर से टूट जाते हैं। वो अपने बेटे के इस हालत के लिए सीआई सर को जिम्मेदार मानते हैं और अरुण की लाश को उन्हीं के घर के अंदर गाड़ देते हैं और गांव के सभी लोगों को ये बताते हैं कि अरुण पढ़ाई के लिए बेंगलोर चला गया है। और दोस्तों, सीआई सर की पत्नी को मारने के लिए जोशी को सुपारी शिवदासन नहीं दिया था, पर सीआई की पत्नी बच जाती है। इसी बात को लेके जोशी शिवदासन को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाता वो हर महीने कुछ पैसे उसकी पत्नी को देता रहेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो पुलिस को बता देगा कि उसे सुपारी किसने दिया था। और जोशी ने इस सुपारी के बारे में उसकी पत्नी को भी बता रखा था ताकि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी पुलिस को ये सच बता सके। इस बात से शिवदासन गुस्सा हो जाता है। फिर वो जोशी की पत्नी को मारने का प्लान बनाता है और सिंटो को उन्हें लाने के लिए भेजता है और सिंटो उन्हें कहता है कि उसे सीआई सर ने भेजा है। तो सिंटो उन्हें झूठ कहता है कि गांव की दूसरी तरफ सीआई सर का एक और घर है, वो अभी वहीं पे है और राम्या को अपने साथ वहां पे ले जाता है। पर वहां पे शिवदासन अपने दोस्त के साथ होता है। फिर वो लोग राम्या को जान से मार डालते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो लाश वहां पे पहुंची कैसे। दरअसल सिंटो ने क्रेन की मदद से लाश को सीआई सर के छत के ऊपर रख दिया था। फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद सिंटो शिवदासन के पास जाता है और उसे कहता है वो बच्ची उसे बहुत तंग कर रही थी, वो हमेशा माँ कर रही थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ये सुनने के बाद शिवदासन गुस्सा हो जाते हैं, पर सिंटो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो कहता है उसे 5 लाख और चाहिए, वरना वो पुलिस को सब सच बता देगा कि ये मर्डर किसने किया है। फिर हम देखते हैं शिवदासन अपने दोस्त के साथ मिलके सिंटो को भी मार डालते हैं और उसकी लाश को लेके कार्तिक सर के घर के सामने छोड़ देते हैं और वो अननोन कॉलर भी यही थे। फिर हम फ्लैशबैक से फिर से मेन स्टोरी पे आते हैं। इधर शिवदासन सीआई सर के ऊपर गन तान देता है, पर सीआई सर किसी तरीके से उस गन को उससे छीनने में कामयाब हो जाते हैं और फिर सभी बुलेट्स को नीचे गिरा देते हैं और फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई चालू हो जाता है। और दूसरी तरफ हम कार्तिक सर को देखते हैं। शिवदासन का दोस्त उनके ऊपर हमला करने लगता है और इसी हाथापाई के दौरान कार्तिक सर एक कमरे में पट्टाडी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल को देखते हैं जिसे इन लोगों ने बुरी तरीके से बांध के रखा है, पर वो अभी भी जिंदा होता है। फिर कार्तिक सर उसी की हथौड़े से उसके सर पे जोर से मारते हैं और फिर उस कांस्टेबल को खोल देते हैं और सीआई सर के तरफ भाग के जाते हैं। शिवदासन एक रस्सी से सीआई सर की गला को घोट के उन्हें मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे कार्तिक सर पहुँच जाते हैं। फिर दोनों मिलके शिवदासन को बहुत मारते हैं। इसी हाथापाई के दौरान अरुण की फोटो फ्रेम टूट जाता है। फिर हम देखते हैं शिवदासन अरुण की फोटो को अपने हाथ में लेके रोने लगता है और फिर शिवदासन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी रूम को खोद के अरुण की कंकाल को बाहर निकालते हैं। लेकिन रुकिए, इस कहानी में अभी भी ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको तो पता होगा हम ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में देख रहे थे क्योंकि डीवाईएसपी सर इस स्टोरी को एक टीवी चैनल में बता रहे थे। तो आज हम प्रेजेंट में देखते हैं और टीवी पे ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा होता है और डीवाईएसपी सर बैठ के उसे देख रहे होते हैं। पर कैमरा जैसे ही डीवाईएसपी सर के सामने की तरफ आ जाती है तो हम देखते हैं डीवाईएसपी सर मर चुके होते हैं। किसी ने उनके सर पे गोली मार दी है। आखिर उस एपिसोड में ऐसा क्या था जो टेलीकास्ट होने के तुरंत बाद किसी ने डीवाईएसपी सर को मार डाला। फिर इसके बारे में पुलिस को जैसे ही पता चलता है सीआई सर और कार्तिक सर यहाँ पे आ जाते हैं और डीवाईएसपी सर के घर के सामने भी बहुत भीड़ जमा हो चुका है और इसी भीड़ में हम वो राइटर को भी देख सकते हैं। आखिर डीवाईएसपी सर को किसने मारा, अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट बना तो हमें उसमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही इस मूवी का सेकंड पार्ट आ जाएगा हम उसे भी एक्सप्लेन कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जब
जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।